हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का मैंने आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो था वो पहले ही करवा दिया था। आज के जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इनर स्फीयर मैकेनिज्म। इनर स्फीयर मैकेनिज्म से पहले मैं आपको मार्कस एंड हस इक्वेशन के बारे में बताना चाहूंगी। मार्कस एंड हस इक्वेशन, जो आपके पास ये इक्वेशन होती है, देखो सबसे पहले तो देखो ये इक्वेशन जो होती है वो किसके ऊपर अप्लाई होती है। ये अप्लाई होती है क्रॉस रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होती है? क्रॉस रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो मार्कस इक्वेशन होती है वो हमारे पास उन रिएक्शंस के ऊपर अलाउ होती है, उनके उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है जो कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म को जो फॉलो करेंगे उनके ऊपर ये मार्कस एंड हल्स इक्वेशन जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। तो देखो अभी 2022 में ही, नेट 2022 में ही एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये दो पॉइंट्स आपको पता होते तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आया था डायरेक्टली, ऐसे आया था कि आपको अप्लाई करना था, एग्जांपल्स दिए थे, आपको पता चल जाता कि रिएक्शन आउटर स्फीयर से हो गया, इनर स्फीयर से, और इसमें मार्क करना था कि किस रिएक्शन के ऊपर मार्कस एंड हस इक्वेशन अप्लाई होगी, और किस में नहीं होगी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स दिमाग में होते तो ये सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में बेसिक इस इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है ये। तो देखो हमें सबसे पहले तो क्रॉस रिएक्शन लेनी पड़ेगी, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, Fe H2O 6 +2, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे एफ ही रहने दो, यहाँ पे लिख लो RU, यहाँ पे लिख लो Fe। ठीक है, H2O 6 + 3। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे Fe+3 में। ठीक है, RU+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा Fe+3 में। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा RU H2O 6 +3। ठीक है, और ये बन जाएगा Fe H2O 6, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पे T2G 6 होगा और यहाँ पे T2G 3 होगा और EG 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ से इसके T2G से इसके T2G में। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन के लिए ना हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लिया है। हमने सपोज इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लिया है K12। ठीक है, ये क्या है, K12 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए वो मैंने ले लिया K12। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये वाला आपका क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या है, देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद आते हैं हमारे पास, देखो हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंटली Fe और जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इनकी सेल्फ एक्सचेंज, ये देखो आपको पता है ये किसका एग्जांपल है, क्रॉस रिएक्शन का एग्जांपल है ना। यहाँ पे रुदेनियम है, यहाँ पे Fe है ना, रुदेनियम +2 से इलेक्ट्रॉन Fe+3 में जा रहे हैं ना, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है। ये तो हो गया किसका एग्जांपल, क्रॉस रिएक्शन का, और इस पे मार्कस एंड हल्स इक्वेशन अप्लाई हो सकती है क्योंकि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को भी फॉलो कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि हमने ना सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन लेनी है। सेल्फ एक्सचेंज एक तो हमने ले लिया रुदेनियम H2O 6 + 2। ठीक है, और जब इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, रुदेनियम H2O 6 +3। ठीक है, और इसके लिए मैंने रेट कांस्टेंट ले लिया K11। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, RU H2O 6 + 3। ठीक है, प्लस RU H2O 6 + 2, ऐसे ही होगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K11। ठीक है, और दूसरी सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन किसकी हो सकती है? Fe की हो सकती है, FeH2O6 +2। ठीक है, प्लस FeH2O6 +3। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये बन जाएगा Fe इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो FeH2O6 +3। ठीक है, प्लस FeH2O6 +2। ठीक है, ये बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जो दूसरी वाली है K22। ठीक है, इसके लिए रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स मैंने आपको बताए। ठीक है, एक तो हो गया K12। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए। फिर K12 है हमारे पास। K12 क्या है? रेट कांस्टेंट है हमारे पास जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है। फिर K11 हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट है कौन सी वाली रिएक्शन के लिए? इस वाली सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए। फिर सिमिलरली K22 है हमारे पास जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है Fe वाली, उसके लिए रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास आती है मार्कस एंड हस इक्वेशन। मार्कस एंड हस इक्वेशन देखो, इस पे रिसेंटली ही आपका 2022 में दिसंबर में पेपर आया था। उसमें ये सारी वैल्यूज दी थी। ये 3 वैल्यूज दी थी बेसिकली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था K11, K22, और आपको रेट कांस्टेंट निकालना था ये K12। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी थी। बात ये है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? वो होता है K12 कि जो रेट कांस्टेंट होगा क्रॉस रिएक्शन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू K11। K11 हो गया सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंटू K22। ठीक है, इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K12। ठीक है, कि का अंडर रूट, मतलब की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट, है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एफ भी आ जाता है। ठीक है, अब एफ जो है ना, अगर आपको गिवन होगा इस एफ की वैल्यू तो आपने लेनी है, अदरवाइज नहीं गिवन होगी तो आपने इसकी वैल्यू यूनिटी ले लेनी है, 1 ले लेनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं दी होगी, इफ नॉट गिवन। ठीक है, इफ नॉट गिवन, अगर आपको गिवन नहीं होगा, अगर गिवन होगी तो आपने कुछ नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन आया था, देखो कितना सिंपल था, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी थी और ये निकालना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स में आया था। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्कस एंड हस इक्वेशन से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जैसे एक बारी मैंने बताया 4 मार्क्स पे क्या क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक बारी क्या आया था, इक्वेशन से ही आ गया था। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मार्कस एंड हस इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म। इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो इनर स्फीयर मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनर स्फीयर मैकेनिज्म्स क्या होते हैं जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई ब्रिजिंग लिगेंड चाहिए होता है। अगर ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो है हमारे पास, रिएक्शन इनर स्फीयर मैकेनिज्म से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इसमें ना आपको ध्यान रखना होता है कि ना इसमें क्या होगा, आपको पता है कि क्या हो रही है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो एक की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और एक की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद कैसा हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। और जिसमें जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरे की रिडक्शन करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो रिडक्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है लबाइल। ठीक है, और जो ऑक्सीडेंट होता है वो होता है इनर्ट। ठीक है, अब ये ना आपको चाहे याद रख लो, नहीं रखना है नहीं भी रखो, आप क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको ना मैं आपको पहले लिखवा ही लेती हूँ कि रिएक्शन कब फास्टर होगी, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें फास्टर होगी, रिएक्शन विल बी फास्टर इफ, रिएक्शन फास्टर होगी अगर हमारे पास जो ट्रांजिशन है, ऑब्वियसली वो कहाँ से कहाँ होगी। फर्स्ट है जब हमारे पास ट्रांजिशन होगी सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ईजी से ईजी में, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्टर होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका सिंपल सा रीजन ये है। इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेटल है। ठीक है, आपको पता है जो ब्रिजिंग लिगेंड है, सपोज ये मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा मेटल है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बीच में ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन पहले ब्रिजिंग लिगेंड को देगा, फिर ब्रिजिंग लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा होगा। ठीक है,
अब देखो ब्रीजिंग लीगेंट है, और लीगेंट हमेशा कैसे जुड़ा होता है, लीगेंट जुड़ा होता है सिग्मा बॉन्ड से। पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है ये, है ना। लीगेंट कैसे जुड़ा होता है, लीगेंट जुड़ा होता है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कौन सी ऑर्बिटल बनाती है, आपको पता है, वो बनाती है ईजी ऑर्बिटल। ईजी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है। यानी कि अगर हमारे पास लिगेंड कैसा है, यही इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करेगा, और ये जुड़ा भी कैसे है, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है कि सिग्मा से ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और फिर सिग्मा स्टार में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। वो पॉसिबिलिटी हमारे पास फास्टर हो जाएगी वो रिएक्शन, अगर लिगेंड कैसा होगा, ब्रिजिंग लिगेंड, हमारे पास कोई लिगेंड लगा होगा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि लिगेंड हमेशा सिग्मा बॉन्ड से ही लगा होगा। तो सिग्मा से सिग्मा में इलेक्ट्रॉन भेजना बड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि जो चीज देखो जहां जुड़ रही है ना, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिगेंड जुड़ता ही सिग्मा बॉन्ड से है, और उसी बॉन्ड के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना विल बी इजिएस्ट टास्क, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज इसमें होती है कि ब्रिजिंग लिगेंड जो होता है, जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है, ब्रिजिंग लिगेंड हैज अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अनसैचुरेशन आपको पता है, और वो कब हो सकती है, जब उसके पास क्या होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड बन जाएगा, वही मल्टीपल बॉन्डिंग बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होगी। और आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड्स कौन बना सकता है, जिसके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जिसके पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर समझाया है, पूरा कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर मतलब चैप्टर उसमें समझाया है कि हमारे पास हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर कौन बनाता है। तो ये ब्रिजिंग लिगेंड्स वही होते हैं जो कि हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं जिनके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो, क्या हो, जिनके पास क्या हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो। अब ये ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी। एग्जांपल है जैसे इसका SCN-, ठीक है। ये जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको इसको तब समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक एग्जांपल समझते हैं, देखो। CONH3 6, ये एग्जाम्पल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी बार ऑन रिपीट ये क्वेश्चन आ चुका है सेम एग्जाम्पल से। NH3 5Cl +2 प्लस CO नहीं होगा यहाँ पे, क्रोमियम होगा, H2O 6 +2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी रैपिड हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट CO H2O 6 +2, ठीक है, प्लस CrH2O, ये आपको ना याद नहीं रखना है, ठीक है। H2O 5 Cl, मैं बताऊंगी अभी ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। +2 प्लस 5NH4 प्लस, ठीक है। अब ना हम समझते हैं ये कैसे बनता है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, है ना। इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है, CONH3 5Cl, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या है यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट निकालेंगे। क्या आएगी, देखो X-1 +2, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, क्रोमियम H2O 6 +2, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो यहाँ पे क्रोमियम +2, यहाँ पे कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 है, अमोनिया लिगेंड मेजर है, देखो तो यहाँ पे हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 क्या होता है, देखो कोबाल्ट +3 जो होता है वो होता है D6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये कोबाल्ट +3 हो जाएगा, D6 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लो स्पिन, ठीक है। अब लो स्पिन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये
1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये है क्रोमियम। क्रोमियम +2 क्या होता है, D4। ठीक है, वाटर लिगेंड है यानी कि D4 क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं कि जो D4 हाई स्पिन होते हैं, ठीक है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से कैसे होते हैं, लबाइल होते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, काफी ज्यादा लबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यानी कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, लबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और वैसे मैंने आपको क्या बोला था, देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 है और ये क्रोमियम +2 है, फिर यहाँ पे क्रोमियम +3 बन रहा है और कोबाल्ट +2 बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ है, क्रोमियम में हुआ है। क्रोमियम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी उल्टा बता दिया ना मैंने आपको, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोबाल्ट में हुआ है ना, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, क्रोमियम की क्या हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम की, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, वो दूसरे की रिडक्शन करता है, इसलिए क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, रिडक्टेंट लबाइल होता है, याद रखना है, रखो नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। D4 हाई स्पिन है, D4 हाई स्पिन कैसे होते हैं, लबाइल होते हैं। लबाइल है यानी कि लबाइल वो होते हैं जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती है, तो लबाइल होते हैं। और D4 हाई स्पिन तो लबाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, इनमें Z आउट होता है, तो एक बॉन्ड वीक होता है, तो क्या होता है, ये H2O को, एक H2O को लूज कर देगा क्रोमियम। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रोमियम H2O5। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ही है। ठीक है, एक H2O निकल जाएगा क्योंकि ये लबाइल है। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ये मतलब निकलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लोरीन क्या है, देखो ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक है, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन ब्रिजिंग लिगेंड है, क्लोरीन है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, अनसैचुरेशन हो सकती है इसमें, तो ये हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड, और इसके साथ क्या जुड़े हैं, NH3 5। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट +3। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारे पास क्रोमियम से क्लोरीन में और क्लोरीन से कोबाल्ट में, ऐसे। जब ऐसे होगा तो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, और इसके साथ अभी भी 5 अमोनिया जुड़े हैं। ठीक है, बीच में आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और इधर है क्रोमियम, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। यहाँ पे है H2O5। ठीक है, 5 ही थे ना। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये बन गया कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 में अमोनिया वीक वीक हमारे पास होता है, मतलब कैसा होता है, वीक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, D7 हाई स्पिन। ठीक है, और जो D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है वो अब इनर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी वो अब लबाइल हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ ये, चलो इसको रहने दो, यहाँ समझते हैं। ये क्या है, क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 होता है D3। ठीक है, और आपको पता है कि जो D3 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या फिर D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाईली इनर्ट होते हैं। ठीक है, इनर्ट होते हैं। हमने VBT से समझा था कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस, VBT से और क्रिस्टल फिल थ्योरी से ही समझा था कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होंगे और कौन से कॉम्प्लेक्सेस लबाइल होंगे। ठीक है, इनर्ट लबाइल होता है जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होती है, वो लबाइल होते हैं, और जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोअर होती है वो इनर्ट होती है। तो जैसे हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स लबाइल था तो इसने फटाफट से H2O जोड़ दिया और Cl से सब्स्टिट्यूट हो गया वो H2O। ठीक है, फटाफट से हो गया रिएक्शन। वैसे ही अब की बार हमारे पास क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया, ये वाला क्रोमियम कैसा बन गया, ये इनर्ट बन गया, और ये कैसा बन गया, ये लबाइल हो गया इसके कंपैरेटिवली। अब लबाइल हो गया यानी कि ये इस क्लोरीन को अब छोड़ सकता है। ठीक है, ये तो इनर्ट है क्रोमियम, ये तो नहीं छोड़ सकता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CrH2O5। ठीक है, और Cl। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, देखो सॉरी +3 है। ठीक है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो पूरे स्फेयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +3, और हमारे पास साथ में क्या बना है, साथ में CO NH3 5। ठीक है, और +2, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता, पूरे स्फेयर पे +2 चार्ज आ जाएगा। इसके बाद इस स्टेप पे होती है रैपिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या होती है, रैपिड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। ठीक है, रैपिड हाइड्रोलिसिस होगी तो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे H3O+। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये रैपिड हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा COH2O6+। ठीक है,
और साथ में अमोनिया निकल जाएंगे 5NH4 प्लस। ठीक है, देखो होगा कैसे क्या, देखो ये एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, ये H2 ये NH3 है। NH3 आपको पता है बेसिक नेचर होता है, इस पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, ये इसके पास चल जाएगा और ये NH4 बन के बाहर निकल जाएगा, NH4 प्लस बन के बाहर निकल गया। यहाँ से ये H2 अटैक करेगा, यहाँ पे देखो क्या था, ये H प्लस और H2 था। H प्लस के पास अमोनिया आ गया और NH4 प्लस बन के बाहर निकल गया, और जो H2 था उसने फिर इसको बाल्ट पे अटैक कर लिया और इसकी ऐसे हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये बनता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इसमें जो रेट होता है ना, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? ऑक्सीडेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑक्सीडेंट पे भी डिपेंड करता है रेट, और किस पे डिपेंड करता है, और रिडक्टेंट पे भी डिपेंड करता है रेट। ये ध्यान रखना है आपने कि ऑक्सीडेंट पे भी डिपेंड करता है और रिडक्टेंट पे भी रेट डिपेंड करता है। ठीक है, ये था आपके पास। और इसको हम जनरली इसी वजह से क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसको हम जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमारे पास ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, सबसे पहले लबाइल कौन था? ठीक है, जो लबाइल था उसने छोड़ दिया। ठीक है, फिर उस वहां पे ब्रीजिंग हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद देखो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स लबाइल बन गया, इसने क्लोरीन को छोड़ दिया और हमारे पास फिर रैपिड हाइड्रोलिसिस हुए, फाइनल प्रोडक्ट ये 3 बन गए। कौन कौन से बने देखो फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास बन गया, एक तो ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनता है, और जो रेट होता है वो इन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज आप क्या ध्यान रखनी है, देखो ब्रीजिंग लिगेंड हमारे पास सपोज क्या है, फ्लोरीन, सपोज एक्स है ब्रीजिंग लिगेंड। ये क्या है, ये ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड, तो ये हमारे पास क्या हो सकता था, फ्लोरीन भी हो सकता था, क्लोरीन भी हो सकता था। ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता था, ब्रोमाइड आयन भी हो सकता था, आयोडाइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है ब्रिजिंग लिगेंड। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से फास्टर रिएक्शन किस केस में होगी, तो हमारे पास फास्टर होगी, पहले सोच लो एक बार वीडियो पॉज करके कि फास्टर रिएक्शन कब होगी। तो देखो फास्टर रिएक्शन हमारे पास होगी किसके केस में, आयोडीन के, आयोडाइड के केस में, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोरीन, और फिर लास्ट में फ्लोरीन के केस में। क्यों होगा ऐसा, एक बार सोचो। ठीक है, उसका रीजन सिंपल सा ये है, देखो एक साइड था कोबाल्ट +2, एक साइड था हमारे पास क्या, क्रोमियम, नहीं कोबाल्ट +3 था, सॉरी। ठीक है, और एक तरफ था क्रोमियम +2, ऐसे था। बीच में ब्रिजिंग लिगेंड लगा था। तो सपोज ब्रिजिंग लिगेंड आयोडीन है, इसके केस में सबसे फास्टर क्यों है, क्योंकि जितना आयोडीन जो है उसका साइज ना सबसे बड़ा है, साइज जो है वो सबसे बड़ा है उसका, है ना, लार्जेस्ट साइज है। जितना बड़ा साइज होता है उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है। ठीक है, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उतनी ही चार्ज की डिस्पर्जन ज्यादा होती है ना। क्या होगा कि इधर को नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इधर को ऐसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि देखो इनिशियली जो कोबाल्ट का और एक्स का बॉन्ड है, तो इधर को ऐसे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जितना बड़ा चार्ज साइज होता है उतनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन ज्यादा होते हैं, उतना ज्यादा पोलराइजेबल होता है हमारे पास कोई भी एटम होता है। ठीक है, तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोलराइजेबल, तो डिस्पर्जन जो चार्ज की इसमें सबसे ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होने हैं, क्रोमियम से पहले आयोडीन में, आयोडीन से फिर कोबाल्ट में। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर होगा उतना ही ज्यादा ये क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इधर को आएगा क्रोमियम का, उतना ही ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस तरफ को, यानी कि रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्टर होगी। ठीक है, तो फास्टर रिएक्शन इसके केस में होती है, फिर ब्रोमाइड के, फिर क्लोरीन के, फिर फ्लोरीन के केस में होती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था ब्रिजिंग लिगेंड की अगर हमारे पास अनसैचुरेशन से भी होता है। ठीक है, जैसे कि सॉरी, ब्रिजिंग लिगेंड, हाँ ये बताया था ना मैंने आपको, जैसे कि NCS एग्जांपल बताया था, तो उसमें आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये कोबाल्ट है, ये है। ठीक है, और ये दूसरा हमारे पास क्या है, कोई दूसरा सपोज कोबाल्ट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सपोज ये +2 है, ये +3 है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, पहले इसमें होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे होगा, पाई से पाई स्टार में जाएगा, पाई से पाई स्टार में, और फिर यहाँ से यहाँ इसमें जाएगा, है ना। जैसे नाइट्रोजन है ना, हम सोचे कि नाइट्रोजन तो ब्रिजिंग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से, देखो नाइट्रोजन ने कोबाल्ट के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसके पास एक लोन पेयर अभी अवेलेबल है, तो लोन पेयर जो इसके पास अवेलेबल है ना, उससे ये एक और बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और कॉन्जुगेशन की वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए ये भी ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर सकता है। आप सोचो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसे ब्रिजिंग करेगा, कैसे मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे अभी इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक तो आपने ये मार्कस एंड हस इक्वेशन का ध्यान में रखना है, ठीक है, और आपने एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।